यह वह समय था जब श्रीमंत शाहजी राजे को निजाम शाही शासन में मनसब की उपाधि प्राप्त हुई थी। उसी समय महान मलिक अंबर निजाम शाही राज्य के प्रमुख और संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। इस चरण पर अहमदनगर की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह राज्य अपने पतन के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। लगभग सन 1600 में अहमदनगर नगर मुगलों के हाथ में चला गया था, और जिस महान चांद बीबी सुल्ताना ने इसकी वीरता से रक्षा की थी, उन्हें उनके ही विश्वासघाती सरदारों में से एक ने धोखे से हत्या कर दी थी। चांद बीबी ने जिस शिशु राजकुमार को निजाम शाही के सिंहासन पर बैठाया था, वह अब मुगलों की कैद में था और उसे ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। राजधानी जा चुकी थी, युवराज कैद में था, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी मलिक अंबर का साहसी हृदय विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अहमदनगर के सरदारों को एकत्र किया और आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक बार फिर से संगठित होकर मुकाबला करने का संकल्प लिया। उन्होंने उत्तराधिकार के आधार पर अगले शिशु राजकुमार को मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय के नाम से राजा घोषित किया और नए निजाम शाही दरबार को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया। इस कठिन दौर में भी श्रीमंत शाहजी राजे ने अपना योगदान दिया और राज्य के प्रति निष्ठा और पराक्रम से अपनी भूमिका निभाई। मलिक अंबर ने फिर से दौलताबाद के मजबूत किले में निजाम शाही का झंडा फहराया और बहेरी वंश, हाउस ऑफ भैरी के गौरव को पुनर्स्थापित किया। इस प्रयास से राज्य की सारी शक्ति मलिक अंबर के हाथों में केंद्रित हो गई। मराठा सरदारों को यह स्थिति बिल्कुल स्वीकार नहीं थी और राज्य में गुटबाजी शुरू हो गई। मराठा गुट के प्रमुख थे मियाँ राजू, जिन्होंने पहले मलिक अंबर के साथ मिलकर मुगलों से बहुत सा क्षेत्र वापस जीता था। अब मियाँ राजू ने दौलताबाद के उत्तर से गुजरात की सीमा तक और दक्षिण में अहमदनगर तक का सारा क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया। दौलताबाद के दक्षिण का प्रदेश मलिक अंबर के अधिकार में रहा। दोनों ही मलिक अंबर और मियाँ राजू बाहरी रूप से निजाम शाह के प्रति वफादारी दिखाते थे, लेकिन असल में अपनी सत्ता छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते थे। मुर्तजा निजाम शाह को अवशाह के किले में रखा गया था और उसके दरबार के खर्च के लिए आसपास के क्षेत्र की आमदनी को दे दिया गया था। कुछ समय बाद मियाँ राजू ने मुगलों से संधि कर ली और मलिक अंबर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस संघर्ष में अंततः विजय मलिक अंबर की हुई और मियाँ राजू को बंदी बना लिया गया। अब मराठा सरदारों को अपनी विरोध की नीति छोड़नी पड़ी और मलिक अंबर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी। सभी विरोधियों को परास्त करने के बाद मलिक अंबर ने राज्य के पुनर्गठन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्व प्रणाली में किया गया सुधार। इस सुधार के कारण मलिक अंबर का नाम समस्त महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हो गया। 1600 के दशक के उत्तरार्ध में मलिक अंबर ने एक नए नगर की स्थापना की, खड़की, जो आगे चलकर औरंगाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहीं पर उन्होंने निजाम शाही सल्तनत की राजधानी स्थापित की। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े और उनमें से कई में शानदार विजय प्राप्त की। उन्होंने अहमदनगर नगर को फिर से जीत लिया, जो पहले मुगलों के हाथों में चला गया था। जब मलिक अंबर की शक्ति और प्रभाव बढ़ने लगा और वे एक के बाद एक मुगल सेनाओं को परास्त करने लगे, तब दिल्ली के सम्राट जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां को एक विशाल सेना के साथ दक्खन भेजा, ताकि निजाम शाही के क्षेत्रों पर फिर से अधिकार स्थापित किया जा सके। 1620 में एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मलिक अंबर और मुगल सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में मराठा सरदारों ने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया और यहीं पर राजा शाहजी महाराज की वीरता और युद्ध नीति की पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रशंसा हुई। युद्ध में भले ही मलिक अंबर को पीछे हटना पड़ा हो, लेकिन राजा शाहजी महाराज पराजय से विचलित हुए बिना मुगल छावनियों पर लगातार हमले करते रहे और उन्हें थका डाला। उनकी इस निरंतरता, साहस और युद्ध कौशल के कारण उन्हें निजाम शाही दरबार में बहुत बड़ा सम्मान मिला। अब किसी को भी राजा शाहजी महाराज की बहादुरी या सैन्य कौशल पर संदेह नहीं रह गया था। इस युद्ध के बाद
वे मलिक अंबर की दृष्टि में अत्यंत सम्माननीय और विश्वसनीय योद्धा बन गए। शाहजहां ने यह भली भांति समझ लिया था कि मराठा शक्ति जब तक निजाम शाही का समर्थन करती रहेगी तब तक उसे मिटाना असंभव है। इसलिए उसने राजनीतिक चालें चलनी शुरू की। उसने लखुजी राव जाधव और अन्य मराठा सरदारों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। ये सरदार पहले से ही मलिक अंबर से असंतुष्ट थे और उन्हें त्यागने में अधिक संकोच नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि निजाम शाही की असली शक्ति अब केवल मलिक अंबर ही हैं। कहा जाता है कि लखुजी राव जाधव को मुगलों की ओर से 24,000 सवारों का मनसब दिया गया था और उनके कई रिश्तेदारों को भी अलग अलग मनसबदारी प्रदान की गई। यह घटना 1621 ईस्वी में घटित हुई। राजा शाहजी उन गिने चुने मराठा सरदारों में से एक थे जिन्होंने मुगलों की ओर से मिलने वाले लालच और मनसब को ठुकरा दिया। वे अपने संरक्षक मलिक अंबर के प्रति पूरी निष्ठा और वफादारी के साथ खड़े रहे। जब लखुजी राव जाधव जैसे कई मराठा सरदार मुगलों की ओर चले गए, तब मराठा शक्ति का बड़ा हिस्सा मलिक अंबर से छिन गया और ऐसे में मलिक अंबर को एहसास हुआ कि अब मुगल आक्रमण को रोक पाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ा भूभाग मुगलों को सौंप दिया। कुछ समय बाद परिस्थितियां बदलीं और शाहजहां को दिल्ली लौटना पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर मलिक अंबर ने मुगल किलों के बचे खुचे हिस्सों को खदेड़ दिया और जो क्षेत्र उसने छोड़े थे उन्हें वापस जीत लिया। पर यह सफलता स्थायी नहीं रह सकी। शाहजहां फिर से लौटा और उन्हीं रणभूमियों पर फिर युद्ध हुए। वह क्षेत्र जिसे मलिक अंबर ने कठिन संघर्षों के बाद पुनः प्राप्त किया था, एक बार फिर मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। अब तक मलिक अंबर के सारे संसाधन समाप्त हो चुके थे, लेकिन राजा शाहजी अब भी उनके साथ मजबूती से डटे हुए थे। परंतु मुगलों की विशाल सेना और संसाधनों के सामने उनका परिश्रम भी बेअसर रहा। अंततः मलिक अंबर ने यह समझा कि निजाम शाही राज्य के शेष क्षेत्रों को बचाने के लिए युद्ध का मार्ग नहीं, बल्कि शांति ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने मुगलों से संधि कर ली और अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उसे निभाया। 1626 ई में 80 वर्ष की आयु में मलिक अंबर का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ एक युग का अंत हुआ, लेकिन राजा शाहजी की निष्ठा, वीरता और दूरदर्शिता की कहानी वहीं से एक नए अध्याय की ओर बढ़ी। मलिक अंबर की मृत्यु होते ही मुगलों ने लखुजी राव जाधव की सक्रिय सहायता से एक बार फिर निजाम शाही राज्य पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया। उसी समय सम्राट जहांगीर की मृत्यु के कारण शाहजहां को दिल्ली लौटना पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने केवल एक छोटी मुगल सेना को लखुजी राव जाधव के साथ मिलकर अभियान जारी रखने के लिए छोड़ दिया। उस समय सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह मोहल्ली दुर्ग में स्थित थे और राजा शाहजी सुल्तान की सेवा में वहां उपस्थित थे। लखुजी राव जाधव ने मोहल्ली किले को घेर लिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर आक्रमण किया। राजा शाहजी ने अपार वीरता और धैर्य के साथ किले की रक्षा की। 6 महीने तक उन्होंने अद्भुत साहस से मुगलों और जाधव की सेनाओं का मुकाबला किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वे घेरा तुड़वाने में सफल नहीं हो पाए। शाहजी राजे का त्याग और वीरता एक ऐसा अध्याय है जो मराठा इतिहास की आत्मा है। जब सब कुछ जैसे टूटता सा नजर आ रहा था, शाहजी राजे ने एक संकल्प लिया कि वे कभी भी दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वे निजाम शाही के अंतिम ऐसे निष्ठावान सेनापति थे जिनमें वह इच्छा शक्ति और रणनीतिक क्षमता थी जो राज्य को संकट से उबार सकती थी। लेकिन जैसे मानो राज्य की किस्मत ही उससे रूठ गई थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ पर शाहजी को निजाम शाही सुल्तान मुर्तजा की माता द्वारा उपेक्षा का सामना करना पड़ा, जो एक साजिश का परिणाम था। लखुजी राव जाधव, जो अब मुगलों की ओर झुक चुके थे, उन्होंने मिथ्या मेल मिलाप का नाटक रचते हुए एक षड्यंत्र रचा जिसका असली उद्देश्य निजाम शाही शक्ति को नष्ट करना था। शाहजी राजे ने जब यह बदले हुए हालात देखे तो उन्होंने दुख के साथ स्वीकार किया कि अब जब सुल्तान स्वयं आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं, तब अकेले उनके विरोध करने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। जब खुद राजा ही हार मान चुका है तो मैं अकेला कब तक और किसके लिए लड़ूं?
यही विचार उनके मन में कौंधा। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अब इस पतनशील सत्ता से विदा लेना ही उचित होगा। उन्होंने सुल्तान और उनकी माता को यह सूचना दी और एक रात अपने कुछ विश्वसनीय साथियों के साथ किले से निकल पड़े। यह वही था जो जाधवराव चाहता था। उन्होंने तुरंत शाहजी का पीछा किया और कई दिनों तक लगातार करते रहे, लेकिन जब वे फलटन की सीमा तक पहुंचे तो उन्होंने पीछा रोक दिया, क्योंकि उन्हें झांत था कि निम्बालकरों से शाहजी के पुराने पारिवारिक संबंध हैं और यदि शाहजी को वहां से समर्थन मिल गया तो वे मुगल पक्षीय सेना को परास्त करने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। जब राजा शाहजी मोहल्ली के किले से बाहर निकले, उस समय उनके साथ उनकी पत्नी जिजाबाई और उनका छोटा पुत्र सांभाजी भी थे, जो उस समय केवल 3 या 4 वर्ष का था। जिजाबाई उस समय गर्भवती थीं और अपने शत्रुओं से पीछा छुड़ाकर उन्हें तेजी से यात्रा करनी पड़ी। जिजाबाई को घोड़े पर बैठाकर ले जाया गया, जिससे उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई। कुछ ही मील की यात्रा के बाद उन्हें असहनीय कष्ट होने लगे और तब शाहजी ने अनिच्छा से उनके लिए रास्ते में कहीं आश्रय खोजने का निश्चय किया। उस समय झुन्नर एक स्वतंत्र सरदार श्रीनिवासराव का गढ़ था, जो शाहजी के साथ पुराने समय से गठबंधन में था। उसकी सुरक्षा के वचन पर जिजाबाई को शिवनेरी के किले में शरण दी गई और शाहजी ने अपनी छोटी सी टुकड़ी से एक भाग को उनकी सुरक्षा में वहीं नियुक्त कर दिया। शाहजी के जाते ही उनके पीछे लगे शत्रु वहां पहुंचे। जाधवराव को बड़ी कठिनाई से यह समझाने पर राज्य किया गया कि चाहे शाहजी से उनका कोई व्यक्तिगत विरोध हो, परंतु जिजाबाई उनकी अपनी पुत्री हैं और इस संघर्ष में निर्दोष हैं और जनमत भी यही अपेक्षा करता है कि वह उनकी रक्षा करें। यदि जाधवराव की बेटी मोगलों के हाथ लग जाती तो उसकी बदनामी किस पर आती। यह तर्क जाधवराव को झकझोर गया। उनका हृदय पसीज गया और उन्होंने जिजाबाई से भेंट की। यह पुत्री और पिता के बीच एक अत्यंत मार्मिक और वेदनापूर्ण भेंट थी। जिजाबाई ने पिता की निष्ठुरता और प्रेमहीनता के लिए उन्हें कठोर शब्दों में फटकारते हुए कहा कि अब जबकि मैं आपके हाथ लग गई हूं और मेरे स्वामी नहीं, तो आप मुझ पर ही अपना क्रोध उतार सकते हैं। जाधवराव का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे सांत्वना दी। जो देवों ने लिखा था वही हुआ, अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जिजाबाई से सिंधखेड़, जो उन्हें मोगलों से जागीर में मिला था, चलने का आग्रह किया, परंतु जिजाबाई अडिग रहीं और साफ इनकार कर दिया। जाधवराव ने देखा कि उनकी बेटी को मनाना असंभव है, अतः उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए एक सैन्य टुकड़ी वहां नियुक्त की और आगे बढ़ गए। इस प्रकार उच्च चरित्र और दृढ़ निश्चयी जिजाबाई अपने पति द्वारा तय किए गए शिवनेरी स्थान में ही बनी रहीं। यह सबसे बड़ा अपराध था जो उनके पिता ने उनके पति के विरुद्ध किया था, जिसे जिजाबाई ने कभी क्षमा नहीं किया। युद्ध के तूफान चारों ओर चलते रहे, फिर भी जिजाबाई शिवनेरी में ही अडिग बनी रहीं और जीवन में कभी भी उन्होंने अपने पिता की जागीर सिंधखेड़ में पग नहीं रखा। इस दौरान राजे शाहजी ने तब तक अपनी यात्रा नहीं रोकी जब तक वे बीजापुर नहीं पहुंच गए। मोहल्ली में निजाम शाही की महारानी द्वारा की जा रही साजिश की पहली सूचना मिलते ही उन्होंने अपने एक विश्वसनीय अधिकारी बालकृष्ण पंत हनुमंते को बीजापुर दरबार में एक राजनीतिक मिशन पर पहले ही भेज दिया था। बीजापुर राज्य के प्रमुख मंत्री मुरार जगदेव और रंदुल्ला खान राजे शाहजी महाराज की योग्यता से भली भांति परिचित थे। आदिल शाही सुल्तान ने उनका सम्मान और आत्मीयता से स्वागत किया और यह वादा किया कि वह निजाम शाही वंश को पूर्ण विनाश से बचाने के उनके प्रयासों में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही सुल्तान ने उन्हें बीजापुर की एक छोटी सैन्य टुकड़ी की सहायता भी प्रदान की। इसी बीच अहमदनगर में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन घटित हुआ। मलिक अंबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फत्ते खान वजीर के पद पर नियुक्त हुआ, लेकिन उसमें न तो अपने पिता जैसी कुशल रणनीति थी और न ही वह विनम्रता व संवेदनशीलता जिससे मलिक अंबर ने अमीरों और सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया था। फत्ते खान ने मुगलों से कई कठिन युद्ध किए, लेकिन अधिकांश समय असफल रहा। दक्षिण भारत में मुगल सेना की कमान खान जहां लोदी के हाथों में थी। फत्ते खान द्वारा समय पर उसके साथ किए गए एक समझौते ने निजाम शाही को
एक नई जीवन डोर दे दी। निजाम शाही सुल्तान को शीघ्र ही फतेह खान के घमंडी और मनमाने व्यवहार से नाराजगी होने लगी। फतेह खान में उसके महान पिता मलिक अंबर के जैसे प्रतिभा नहीं थी, अतः उसे वजीर पद से हटाकर तकरीब खान को नया वजीर नियुक्त किया गया। इस मंत्री परिवर्तन से जाधव राव को एक बार फिर निजाम शाही के प्रति निष्ठा जताने और सेवा में लौटने का अवसर प्रतीत हुआ। उन्होंने मेल मिलाप की पहल शुरू की, लेकिन सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह एक ऐसे व्यक्ति थे जो आवेग और क्रोध के वश में रहते थे। उनके लिए प्रतिशोध की भावना विवेकपूर्ण सलाहों से अधिक महत्वपूर्ण थी। जाधव राव के प्रति उन्होंने गहरी शत्रुता और घृणा पाल रखी थी। उन्हें यह ध्यान नहीं आया कि राज्य की तत्कालीन आवश्यकता यह मांग करती थी कि वे अपनी निजी रंजिशों को भुलाकर जाधव राव जैसे अनुभवी सेनापति को अपनाएं। एक महान सेनापति प्रायश्चित्त की भावना लेकर लौट रहा था। सच्ची राजनैतिक दूरदर्शिता की मांग थी कि सुल्तान उसे खुले दिल से स्वीकार करे, उसे अपने पक्ष में जोड़े और उसे राज्य की एक मजबूत आधारशिला बनाए। लेकिन ऐसे ऊंचे और उदार विचार उस दुर्बल सुल्तान के बस की बात नहीं थी। उसने अंधकार में षड्यंत्र रचने का रास्ता चुना और विश्वासघात के बदले विश्वासघात का निश्चय किया। उसने जाधव राव को दौलताबाद किले में व्यक्तिगत भेंट के लिए आमंत्रित किया और जाधव राव अपने पुत्र अचलौजी के साथ वहां पहुंचे। दरबार में उनका स्वागत किया गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुल्तान एक गुप्त मंत्रणा के बहाने दरबार छोड़कर चला गया। पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अनुसार 3 मुस्लिम सरदारों ने अपने तलवारें खींची और पूरी तरह अनजान बैठे जाधव राव और उनके पुत्र पर हमला कर दिया। दोनों से उनके शस्त्र छीन लिए गए। इस विश्वासघात से चौंक कर दोनों पिता पुत्र ने अपने कटारें निकाली और साहसपूर्वक संघर्ष किया, परंतु संख्या बल उनके विरुद्ध था और थोड़ी ही देर में दोनों वहीं मार दिए गए। जाधव राव की पत्नी एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ नगर के बाहर स्थित जलाशय के पास डेरा डाले हुए थीं। जब उनके पति और पुत्र की विश्वासघात पूर्वक हत्या की खबर उनके कानों तक पहुंची तो वह तुरंत अपनी छोटी सी सेना के साथ सिंध खेड़ की ओर भाग गईं। उनके निवेदन के उत्तर में मुगल दरबार ने उनके पति की मनसबदारी और जागीर उनके देवर भोटाजी राव को सौंप दी। जाधव परिवार की यह शाखा मुगल सम्राटों के प्रति अंत तक वफादार रही और उन्हें विशिष्ट और निष्ठावान सेवा प्रदान करती रही। इस समय राजा शाहजी परिंडा के किले में थे और आसपास के प्रदेशों को जीतकर पूर्ण रूप से वहां के स्वामी बन गए थे। जब उन्हें अपने ससुर की हत्या की विश्वासघाती परिस्थितियों के बारे में पता चला तो उन्होंने समझ लिया कि अब निजाम शाह से फिर से मेल मिलाप की कोई संभावना नहीं रही। वे पहले कई युद्धों में निजामी ध्वज लेकर लड़े थे, लेकिन अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि मुर्तजा निजाम शाह एक असाध्य रूप से विश्वासघाती और प्रतिशोधी व्यक्ति है। अतः शाहजी ने निश्चय किया कि अब उन्हें जो भी प्रदेश जीत सकें उसे जीतकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत उन्होंने संगमनेर से पुणे तक का सारा प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया और आसपास के सभी किलों पर कब्जा कर लिया। इन विजयों की उथल पुथल में बीजापुर राज्य के कुछ क्षेत्र भी उनके आक्रमणों का शिकार हो गए। यह स्वाभाविक था कि बीजापुर के अधिकारी शाहजी के इस अतिक्रमण पर नाराज हो जाएं और उन्होंने एक सेनापति को बड़ी सेना के साथ भेजा ताकि शाहजी को दंडित किया जा सके। इस बीजापुरी सेनापति ने शाहजी के कुछ प्रदेश जीत लिए और पुणे पर कब्जा कर लिया। वहां स्थित शाहजी का निवास जला दिया गया। इस समय शाहजी अपने को इतनी शक्ति में नहीं समझते थे कि बीजापुर की विशाल सेना को चुनौती दे सकें। अतः उन्होंने एक बार फिर झुन्नर के श्रीनिवास राव की मित्रवत सहायता का सहारा लिया। जब बीजापुर की सेना का आक्रमण शांत हो गया तब शाहजी ने झुन्नर की मेहमान नवाज दीवारों से बाहर निकलकर एक नई साहसिक यात्रा की शुरुआत की। उन्हें पामेगढ़ का किला पूरी तरह से उजड़ा और परित्यक्त अवस्था में मिला। उन्होंने इस किले की मरम्मत और किलेबंदी की, उसका नाम शमगढ़ रखा और उसे अपना मुख्यालय बनाया। इस किले से उन्होंने धीरे धीरे अपने पुराने किलों और प्रदेशों को फिर से जीतना शुरू किया
और 5 से 6 हजार सैनिकों की एक सेना इकट्ठा की। उन्होंने झुन्नर और संगमनेर से लेकर अहमदनगर और दौलताबाद तक का सारा प्रदेश अपने अधीन कर लिया। साथ ही उन्होंने बालेघाट जिला भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी समय के आसपास प्रसिद्ध मुगल सेनापति खान जहान लोदी को सम्राट शाहजहां की सेवा से अपमानित होकर हटना पड़ा। उन्होंने अहमदनगर सरकार में शरण ली। दिल्ली से उनके पीछे एक विशाल सेना भेजी गई। खान जहान को दक्षिण के जमींदारों और अहमदनगर राज्य के जागीरदारों में कई कट्टर समर्थक मिले, जिन्होंने उनका पक्ष लिया और उसे अपना उद्देश्य बना लिया। यहीं से मुगलों के साथ एक लंबा युद्ध शुरू हुआ। शाहजी ने लोदी का समर्थन किया और उसे इतना महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग प्रदान किया कि लंबे समय तक मुगल सेनाएं कोई विशेष सफलता नहीं पा सकीं। जब इन घटनाओं की सूचना शाहजहां को मिली तो उन्हें तुरंत यह एहसास हुआ कि निजाम शाही सुल्तान और मराठा सरदारों का खान जहान लोदी के साथ मिलना मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस खतरे को टालने के लिए केवल एक ही रास्ता था, लोदी और उसके सभी समर्थकों का पूर्ण विनाश। इस निश्चय के साथ शाहजहां स्वयं दक्षिण की ओर कूच कर गए और एक घोषणा जारी की कि जो कोई भी लोदी की सहायता करेगा, समर्थन देगा या सहानुभूति रखेगा, उसे मैं अपना व्यक्तिगत शत्रु मानूंगा और मुगल सेना द्वारा उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर 3 अलग अलग सेनापतियों के अधीन लोदी और उसके सहयोगियों के विरुद्ध भेज दिया। लोदी इन विशाल सेनाओं का सामना करने में असमर्थ था और दक्षिण की ओर भागा, जहां उसने बीजापुर से सहायता की याचना की, लेकिन बीजापुर ने समझदारी से तटस्थ रहना ही बेहतर समझा। इसके बाद लोदी ने दौलताबाद की दिशा में उत्तर की ओर प्रस्थान किया, जहां निजाम शाही सुल्तान ने उसे फिर से सैन्य समर्थन दिया। इसके फलस्वरूप निजामी और मुगल सेनाओं के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना विजयी रही। अब जब सभी ओर से उसकी आशाएं टूट चुकी थीं, लोदी ने अपने चुनिंदा सवारों के साथ उत्तर की ओर काबुल की ओर भागने का निश्चय किया। परंतु मुगल सेनाएं लगातार उसका पीछा करती रहीं, जिससे अंततः वह निराश होकर अपने थोड़े से वफादार साथियों के साथ अपने पीछा कर रहे दुश्मनों पर टूट पड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। खान जहां लोदी की पराजय के बाद दक्कन की धरती पर सब कुछ बदल गया था। विजयी मुगल सेना अब और भी साहसी हो चुकी थी और शाहजहां का इरादा स्पष्ट था। वह अहमदनगर के राज्य का पूरी तरह अंत करना चाहता था। शाहजी महाराज, जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया था, अब गहरे संकट में पड़ चुके थे। उन्हें यह भलीभांति आभास हो गया था कि अब अगला निशाना उन्हीं के क्षेत्रों पर लगने वाला है। उनके पास सेनाएं थीं, परंतु मुगल साम्राज्य के आगे उनका बल असमर्थ था। वे जानते थे कि यदि उन्होंने उचित समय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो सब कुछ मिट सकता है, उनका सम्मान, उनकी जागीर और उनके लोगों की सुरक्षा। शाहजी ने ठान लिया कि वे युद्ध से नहीं, बुद्धिमत्ता से इस संकट का सामना करेंगे। वे झुके नहीं, लेकिन समय की मांग को समझते हुए उन्होंने सम्राट शाहजहां के दरबार में सेवा निवेदन भेजने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने मुगल दरबार के एक प्रभावशाली सरदार अजीम खान के माध्यम से अपने संदेश भेजे। इस पत्र में उन्होंने निवेदन किया कि वे मुगल सम्राट की सेवा में सम्मिलित होना चाहते हैं, बशर्ते उन्हें उनके जीवन तथा परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए। शाहजहां ने यह संदेश गंभीरता से पढ़ा। वे पहले से ही शाहजी की वीरता, रणनीति और युद्ध कौशल से परिचित थे। उन्होंने महसूस किया कि यदि शाहजी जैसे सामर्थ्यवान और अनुभवशील सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो अहमदनगर राज्य के पूर्ण अंत की योजना को शीघ्रता और सफलता से पूरा किया जा सकता है। सम्राट ने शाहजी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का मन बनाया, क्योंकि वह जानता था कि युद्ध जीतने के लिए केवल तलवार नहीं, शब्दों की धार भी आवश्यक होती है। सम्राट ने शाहजी को अपना शाही वचन देते हुए उन्हें व्यक्तिगत भेंट के लिए आमंत्रित किया। शाहजी, जो अपने हृदय में मर्यादा और स्वाभिमान दोनों समेटे हुए थे, सम्राट से मिलने के लिए रवाना हुए। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी 2000 घुड़सवारों की संगठित टुकड़ी थी,
जो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा की प्रतीक थी। जब वे सम्राट के समक्ष पहुंचे तो उनका स्वागत अत्यंत सम्मान और सत्कार के साथ किया गया। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, यह एक वीर योद्धा का सम्मान था जिसे स्वयं हिंदुस्तान का बादशाह भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सम्राट शाहजहां ने शाहजी को 5000 मनसब से सम्मानित किया। यह एक बहुत बड़ी सैन्य और राजनीतिक पदवी थी। इसके साथ साथ उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जिले भी जागीर के रूप में प्रदान किए गए। शाहजहां की उदारता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने शाहजी के परिजनों और साथियों को भी मनसब प्रदान किए। विशेष रूप से उनके चाचा विठोजी के पुत्र खेलोजी, जो इस भेंट में साथ उपस्थित थे, उन्हें भी शाही सेवा में नियुक्त किया गया। ये घटना सन 1629 में घटी। उसी समय झुन्नर और संगमनेर जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिले अब शाहजी की अधीनता में आ गए। यह न केवल शाहजी की व्यक्तिगत सफलता थी, बल्कि यह भी सिद्ध करता था कि मराठा शौर्य और बुद्धिमत्ता मुगल दरबार में भी अपना विशेष स्थान बना सकता है। उसी समय संपूर्ण दक्खन क्षेत्र में एक भीषण अकाल ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। परंतु इस त्रासदी की सबसे गहरी चोट निजाम शाही राज्य के निवासियों पर पड़ी। भोजन का संकट तो था ही, उस पर महामारी के रूप में हैजा भी फैल गया। लोग हजारों की संख्या में मरने लगे। कई गांव तो पूरी तरह से उजड़ गए। एक ओर जीवन के साधन सूख रहे थे तो दूसरी ओर मृत देहों की गंध ने समूचे प्रदेश को मातम के माहौल में बदल दिया। लेकिन प्रकृति की इस आपदा पर भी जब मुगल युद्ध का कहर टूटा तो यह त्रासदी और भी भयावह बन गई। मुगलों ने निजाम शाही राज्य के कई जागीरदारों और मनसबदारों को पद से हटा दिया और उनकी जगह अपने अधिकारी बिठा दिए। इससे निजाम शाही की सत्ता डगमगाने लगी, राजसत्ता की पकड़ ढीली पड़ने लगी और निजाम शाह के हाथ से मानो राजदंड फिसलने लगा। राज्य के कई उच्च पदस्थ सरदार पहले ही दुश्मन मुगलों के खेमे में जा चुके थे, जिन पर भरोसा था। उनकी निष्ठा भी अब संदिग्ध लगने लगी। पूरा दरबार जैसे भ्रम और संशय से भरा था। ऐसे विकट समय में निजाम शाह चिंतन में डूब गया। आखिर इतनी विपत्तियां क्यों एक साथ टूट पड़ीं? उसने सोच विचार कर अपने वर्तमान वजीर को इन संकटों का कारण मान लिया। राजा ने तत्काल निर्णय लिया। उसने अपने नए वजीर को पदच्युत कर दिया और जेल में बंद पुराने वजीर फतेह खान को पुनः मुक्त किया। उसी के हाथ में राज्य की बागडोर फिर से सौंप दी गई। एक बार फिर संकट के समय राज्य को पुराने अनुभव की ओर लौटना पड़ा। तकरीब खान ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने अपमान को चुपचाप सह ले। उसने खुलकर मुगलों से हाथ मिला लिया। मुगल दरबार ने उसे 6000 की मनसबदारी के साथ अपने सैनिक अभियानों में शामिल कर लिया। उधर जैसे ही फतेह खान फिर से वजीर बना, उसने निजाम शाह के प्रति अपने मन में पल रहे आक्रोश का बदला लेने की योजना बनानी शुरू की। उसके मन में अपने ऊपर किए गए उपेक्षा और विश्वासघात की आग जल रही थी। उसने राज्य में अफवाह फैलवा दी कि सुल्तान पागल हो गया है और इसी बहाने उसे बंदी बना लिया गया। फिर उस निरीह और असहाय सुल्तान को गुप्त रूप से गला घोंटकर मार डाला गया। यह जघन्य कार्य मात्र एक शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद सुल्तान के लगभग 25 प्रमुख समर्थकों, जो दरबार के प्रभावशाली रईस थे, को भी एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। इस नरसंहार के पीछे फतेह खान का एक ही उद्देश्य था, संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करना। अब जब वह स्वयं को पूरे निजाम शाही राज्य का असली शासक समझने लगा, तो उसने मुगल सम्राट शाहजहां को पत्र लिखा। उसमें उसने लिखा कि उसने जो भी किया वह केवल यह साबित करने के लिए किया कि वह सम्राट का वफादार जागीरदार बनकर रहना चाहता है। और फिलहाल उसने 10 वर्ष के एक बालक दिवंगत सुल्तान के पुत्र को निजाम शाही के सिंहासन पर बिठा दिया है। उसने आग्रह किया कि सम्राट कृपा करके इस स्थिति को मान्यता दें। शाहजहां एक चतुर और दूरदर्शी शासक था। वह तुरंत समझ गया कि फतेह खान की असल मंशा क्या थी। उसे झांक था कि निजाम शाही राज्य का अधिकांश भाग पहले ही मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में आ चुका था। अब केवल कुछ दुर्ग बचे थे जो थोड़ी बहुत प्रतिरोध क्षमता रखते थे। वह सोचने लगा कि क्यों न फतेह खान को ही मोहरा बनाकर अपने सभी उद्देश्य पूर्ण कर लिए जाए।
इस योजना के तहत उसने फतेह खान को आदेश भेजा कि राज्य के सभी रत्न, खजाना और राजकीय हाथी मुगल शिविर में भेजे जाएं। इसके साथ साथ निजाम शाही का जो भी शेष क्षेत्र बचा था वह तो बाल सुल्तान के नाम पर रहेगा, परंतु विशेष कुछ जमीनें फतेह खान को व्यक्तिगत जागीर के रूप में दी जाएंगी। फतेह खान को जब ये आदेश मिले तो वह भीतर ही भीतर क्रोधित हो गया। उसे यह बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि वह राज्य के रत्न और हाथी छोड़ दे। लेकिन जब शाहजहां ने एक विशाल मुगल सेना उसकी ओर भेज दी तो वह भयभीत हो गया। उसके पास ना तो इतनी सेना थी, ना धन कि वह इस शक्ति से टकरा सके। परिस्थिति को देखते हुए उसने सम्राट की इच्छाओं के आगे सिर झुका दिया। उसने न केवल सारी मांगी गई अमूल्य वस्तुएं सौंप दी, बल्कि 8 लाख रुपए का जुर्माना नकद भरा और यह भी मान लिया कि वह हर वर्ष एक निश्चित कर चुकाएगा। इन सभी शर्तों के पूरा होने पर शाहजहां ने फतेह खान को उस छोटे क्षेत्र पर शासन की अनुमति दे दी जो अब निजाम शाही कहलाता था। इसके साथ साथ उसे एक व्यक्तिगत जागीर भी प्रदान की गई। लेकिन इस जागीर में वे जिले भी शामिल थे जो पहले शाहजी भोसले को सौंपे गए थे। यह शाहजी के लिए असहनीय था। एक बार फिर उसने मुगल सम्राट की अधीनता छोड़ने और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की योजना पर विचार करना शुरू कर दिया। शाहजी भोसले ने जब यह निश्चय किया कि वे एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखेंगे तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उन्होंने यह उठाया कि बीजापुर सरकार से अपने संबंध सुधारें। वे भली भांति समझते थे कि किसी बड़े राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए पीछे से मजबूत समर्थन आवश्यक है। उन्होंने बीजापुर दरबार के प्रमुख और आधार स्तंभ मुरारपंत, जो वजीर के प्रधान सचिव और प्रभावशाली मंत्री थे, को अपने पक्ष में कर लिया। मुरारपंत के माध्यम से उन्होंने बीजापुर सरकार से संवाद शुरू किया। शाहजी ने सच्चाई से ध्यान दिलाया कि निजाम शाही राज्य में इस समय पूर्ण अराजकता फैली हुई थी। फतेह खान की प्रशासनिक नीतियों से प्रजा का विश्वास उठ चुका था। उन्होंने यह समझाया कि ऐसे संकटपूर्ण समय में निजाम शाही राज्य को जीतना और यहाँ तक कि उसकी राजधानी दौलताबाद का किला को भी जीत लेना अत्यंत सरल है। उन्होंने बताया कि किले की रक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है और वहां का सैनिक बल हताश एवं नेतृत्व विहीन है। यदि बीजापुर दरबार चाहे तो यही सबसे उत्तम समय है कि एक संगठित सेना भेजकर उस दुर्ग पर अधिकार किया जाए। शाहजी ने स्वयं यह जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव रखा कि वे अपनी रणनीति और वीरता के बल पर बीजापुर के हित में यह किला जीत लेंगे। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि युद्ध भूमि में उनका कौशल अब तक कभी विफल नहीं हुआ है। बीजापुर सरकार को यह योजना बहुत ही उपयुक्त और लाभदायक लगी। आदिल शाही सुल्तान ने यह महसूस किया कि यदि शाहजी जैसे वीर और अनुभवी सेनापति उनके साथ हो जाए तो वे मुगलों का सामना भी कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से कर पाएंगे। अतः सुल्तान ने शाहजी को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया और मुरारपंत के साथ मिलकर उन्हें दौलताबाद पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। फतेह खान की घबराहट की कोई सीमा नहीं रही जब उसे यह समाचार मिला कि शाहजी भोसले बीजापुर से मित्रता कर चुके हैं और अब आदिल शाही सेना का नेतृत्व करते हुए सीधे दौलताबाद की ओर बढ़ रहे हैं। फतेह खान के पास इतनी शक्ति न थी कि वह एक निर्णायक युद्ध में उनका सामना कर सके। भय और आशंका से घिरकर उसने मुगलों से संपर्क साधा। उसने प्रस्ताव दिया कि यदि वे उसकी रियासत को बीजापुर के हमले से बचा लें तो वह दौलताबाद का किला मुगलों को सौंप देगा। यह समाचार सुनते ही सम्राट शाहजहां ने तत्काल मोहब्बत खान को एक शक्तिशाली मुगल सेना के साथ फतेह खान की सहायता के लिए भेजा। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। शाहजी ने अपनी सारी वीरता, नीति और रण कौशल का प्रदर्शन किया, परंतु मुगल सेना की विशाल संख्या के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। पराजय ने उनके आत्मबल को तोड़ा नहीं, बल्कि नई योजना की ओर प्रेरित किया। अब शाहजी और आदिल शाही मंत्रियों ने वह चाल अपनाई जो तलवार से नहीं निकली, वह बुद्धि से निकाली। उन्होंने गुप्त रूप से फतेह खान से फिर संपर्क साधा और उसे चेताया कि यदि वह दौलताबाद का किला मुगलों को दे देता है तो अपने ही हाथों अपने विनाश का द्वार खोल देगा।
इसके विपरीत बीजापुर सरकार संधि और सहयोग का प्रस्ताव दे रही थी। यदि वह किला बीजापुर को सौंप दे और शाहजी को उनके नुकसान की भरपाई कर दे तो वह मित्रता स्थायी की जाएगी। फतेह खान इस प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुआ और साहस करके मुगलों से रिश्ता तोड़ दिया। मुगल सेना जो किले के नीचे मैदान में डेरा डाले हुए थी, अचानक उस पर किले से तोपों की बारिश शुरू हो गई। ये कोई चेतावनी नहीं थी, बल्कि सीधा हमला था। अब शाहजी भी अपनी बीजापुर सेना के साथ उस मैदान में उतर आए। एक और भीषण युद्ध छिड़ा, लेकिन इस बार भी मुगल सेना की संख्या और संसाधनों ने निर्णायक भूमिका निभाई। 1633 ईस्वी में मोहब्बत खान ने दौलताबाद के किले को बलपूर्वक जीत लिया। फतेह खान की किस्मत अब पूरी तरह डूब चुकी थी। वह मुगलों के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हुआ। जिस कठपुतली बाल सुल्तान को उसने गद्दी पर बैठाया था, उसे पकड़कर ग्वालियर के किले में बंदी बना दिया गया, जैसा कि मुगल शासन में राजनीतिक विरोधियों के साथ होता था। और इस प्रकार अहमदनगर की निजामशाही सल्तनत का अंत हो गया। 1633 वह अंतिम वर्ष था जब उस राज्य का कोई अस्तित्व रहा। यह विजय सम्राट शाहजहां के जीवन का स्वप्न थी और उसका पूर्णतः साकार होना उन्हें अत्यंत गर्व और संतोष प्रदान कर गया। वे निश्चिंत हो चले थे कि अब दक्षिण में कोई चुनौती शेष नहीं रही। परंतु सम्राट को यह आभास नहीं था कि जिस शाहजी को उन्होंने पराजित मान लिया, वह फिर एक बार उठेगा, एक नई शक्ति, एक नई विचारधारा के साथ, और एक बार फिर उसी संघर्ष की अग्नि धधक उठेगी। जब दौलताबाद का युद्ध अपने चरम पर था, तब मुगल सेनापति मोहब्बत खान ने पूरी कोशिश की कि शाहजी भोसले को किसी न किसी प्रकार से असहाय कर दिया जाए। शाहजी अपनी चतुराई और रणकौशल से रात्रिकालीन हमलों और अचानक आक्रमणों के जरिए मुगल सेना की नींद हराम कर रहे थे। इन हमलों से क्षुब्ध होकर मोहब्बत खान ने एक नीच और अनैतिक योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों न शाहजी की पत्नी जिजाबाई को उनके निवास स्थान ब्याजपुर से पकड़ लाया जाए और उसे किसी भी तरह छल या बल से मुगल शिविर में बंदी बना लिया जाए। तभी समय का एक अजीब मोड़ आया। निजामशाही के एक किले का एक गवर्नर, जो अभी हाल ही में शाहजी के पक्ष से मुगल पक्ष में गया था, सम्राट की सेवा में आने को व्याकुल था। उसे एक विश्वास की कसौटी पर परखा गया। उसे आदेश दिया गया कि वह जिजाबाई को पकड़कर शिविर में लाए। यदि वह इस कार्य में सफल होता है तो बाकी इनाम बाद में मिलेगा। इस नई मुगल निष्ठावान ने अपनी सारी चतुराई और शक्ति झोंक दी और अंततः जिजाबाई को बंदी बनाकर मुगल शिविर में लाने में सफल हो गया। लेकिन भाग्य का चक्र फिर एक बार घूम चुका था। मुगल सेना में उस समय लखुजी जाधव का भाई भी उपस्थित था, जो खुद एक वरिष्ठ अधिकारी था और स्वाभाविक रूप से जिजाबाई के साथ घटी इस घटना से गहरे आहत हुआ। उसने तुरंत मुगल जनरल से निवेदन किया। उसने तर्क दिया कि जिजाबाई हमारे जाधव परिवार की बेटी है। यह बात भली भांति ज्ञात है कि जाधव और भोसले परिवारों के बीच लंबे समय से वैमनस्य रहा है। शाहजी ने वर्षों पहले जिजाबाई को त्याग दिया था और मोहिते परिवार की कन्या तुकाराई से विवाह कर लिया था। इसलिए जिजाबाई का बंदी बनाया जाना शाहजी के लिए नहीं, बल्कि हमारे जाधव परिवार के लिए अपमान है। यह बात मोहब्बत खान को तर्कसंगत और राजनीतिक रूप से उपयुक्त लगी। उसने तुरंत जिजाबाई को जाधव के संरक्षण में सौंप दिया। फिर सम्मानपूर्वक और सुरक्षित रूप से उन्हें कौंडाना किले, आज का सिंहगढ़ में वापस भेजा गया, जो उस समय शाहजी के नियंत्रण में था। और इस प्रकार एक बड़ा संकट टल गया। एक ऐसी घटना जो यदि हो जाती तो शायद भविष्य के शिवाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन ही संकट में पड़ जाता। परंतु नियति ने उन्हें संरक्षित किया, क्योंकि इतिहास एक महान पुरुष के जन्म और निर्माण की तैयारी में था। शाहजी भोसले पराजित हुए थे, लेकिन केवल युद्ध में, मन से नहीं। दौलताबाद की हार के बाद बीजापुर की सेनाएं जैसे तैसे लौट रही थीं और शाहजी भी उन्हीं के साथ लौटने को बाध्य हुए। परंतु उन्होंने न तो हार को अंतिम माना, न ही आत्मबल को खोया। उनके भीतर का ज्वाला, उनकी दृष्टि अभी भी स्वराज्य की ओर केंद्रित थी। इस पराजय ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और अधिक दृढ़ किया।
अब उन्होंने एक असंभव से दिखने वाले लक्ष्य की प्रतिज्ञा ली, निजामशाही साम्राज्य को पुनर्जीवित करने की, जिसे मुगलों ने अभी हाल ही में मिटा दिया था। यह कार्य आसान नहीं था। सामने थे शक्तिशाली मुगल, संगठित, विशाल और राजनैतिक रूप से चतुर। पर शाहजी ने बीजापुर लौटने से इनकार किया। बीजापुर की सेना जब वापसी कर रही थी, शाहजी ने रास्ते में ही उनसे अलग होकर नासिक से होते हुए भीमगढ़ किले की ओर कूच किया, एक दुर्ग जो पहले से ही उनके अधिकार में था। यह किला पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा उनके लिए एक सुरक्षित आधार स्थल बन गया। वहीं से उन्होंने धीरे धीरे एक सेना तैयार करनी शुरू की। जैसे जैसे वनवासी, पुरानी मित्र शक्तियां और मुगल विरोधी लोग उनके साथ जुड़ते गए, उनकी सेना मजबूत होती गई। और जब उनके पास पर्याप्त शक्ति एकत्रित हो गई, तब शाहजी ने पूर्ण, पुणे, चाखन और बालाघाट तक फैले मुगल चौकियों पर एक के बाद एक विजय प्राप्त करनी शुरू की। मुगल सत्ता के लिए यह एक गंभीर चुनौती थी। दौलताबाद में तैनात मुगल अधिकारी इरादत खान अब चिंतित हो उठा। वह जानता था कि यदि शाहजी का यह अभियान यूं ही चलता रहा तो मुगलों के हाथ से समूचा पश्चिमी दक्कन निकल जाएगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। शाहजी के चाचा विठौजी भोसले का पुत्र मालोजी भोसले इरादत खान का परिचित था। उसने मालोजी के माध्यम से शाहजी से संपर्क स्थापित किया। एक प्रस्ताव रखा गया, यदि शाहजी चाहें तो सम्राट शाहजहां की ओर से उन्हें पुनः 22,000 का पुराना मनसब दिया जाएगा। शर्त बस यही थी, वे अपने युद्ध मार्ग से पीछे हटें और फिर से मुगल दरबार के अधीन हो जाएं। मनसब नहीं, मुझे स्वराज चाहिए। ऐसे भाव अब शाहजी भोसले के भीतर प्रबल हो चुके थे। जब मुगल अधिकारी इरादत खान ने पुराना 22,000 का मनसब दोबारा देने का प्रस्ताव रखा तो शाहजी ने उसे ठुकरा दिया। वो समय जा चुका था जब मनसब और पदवियां उन्हें बांध सकती थीं। अब उनके पास 8 से 10,000 की एक दृढ़ सेना थी। निजाम शाही की कई खोई हुई जमीनें वो पहले ही मुगलों से छीन चुके थे। पर शाहजी भली भांति जानते थे कि मुगल जल्द ही एक बड़ी सेना लेकर लौटेंगे और अकेले उनके लिए उनसे लड़ना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी रणनीति में अगला कदम तय किया, बीजापुर के साथ एक मजबूत गठबंधन। बीजापुर दरबार के मुख्य वजीर थे खवास खान। शाहजी ने अपने पुराने मित्र और बीजापुर के प्रभावशाली मंत्री मुरारपंत के माध्यम से बातचीत शुरू की। वो बोले, मैं निजाम शाही राज्य को फिर से स्थापित करूंगा, लेकिन इसके लिए बीजापुर का साथ चाहिए। बीजापुर के कुछ दरबारी शंकित थे। क्या यह योजना सही है? उन्होंने पूछा। शाहजी ने सबको शांत पर दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने न केवल उनकी शंकाएं दूर की, बल्कि उन्हें यह भी बताया कि ये केवल सत्ता की बात नहीं है, यह न्याय, निष्ठा और मराठा गौरव की पुनर्स्थापना की बात है। आखिरकार बीजापुर दरबार सहमत हो गया। फिर दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ। शाहजी निजाम शाही वंश के किसी उपयुक्त उत्तराधिकारी को खोजकर उसे सिंहासन पर बैठाएंगे। राज्य का संचालन उसी राजा के नाम पर किया जाएगा। बीजापुर इस मुहिम में पूरी मदद करेगा। शाहजी ने इस वादे को निभाते हुए श्रीवर्धन में बंदी बनाए गए एक युवक मुर्तजा निजाम शाह को मुक्त किया और 1624 ईस्वी में भीमगढ़ को राजधानी बनाकर उसका विधिवत राज्याभिषेक करवाया। नवीन निजाम शाही राज्य के गठन की यह घोषणा केवल एक रस्म नहीं थी, यह एक क्रांति का उद्घोष था। शाहजी ने इसके बाद एक दुर्गों और झीलों पर फिर से अधिकार करना शुरू किया। उनकी बहादुरी, सूझबूझ और निष्ठा से प्रभावित होकर वही पुराने सरदार, जागीरदार और कुलीन जो कभी निजामशाही के पक्षधर थे, अब फिर से शाहजी के ध्वज तले एकत्र होने लगे। एक वीर ने फिर से एक गिरे हुए साम्राज्य को उठाने की शपथ ली थी और उसका पहला चरण अब पूर्ण हो चुका था। जहां संकल्प हो वहां साम्राज्य बनते हैं। अब निजामशाही भले ही कागजों में मृत घोषित हो चुकी थी, लेकिन शाहजी भोसले की सोच में उसका ध्वज अब भी लहराने वाला था। जैसे ही उन्होंने मुर्तजा निजाम शाह को भीमगढ़ में गद्दी पर बिठाया, चारों ओर फैले भटके हुए निजाम शाही सैनिक जो कभी रोजगार और पहचान की तलाश में भटक रहे थे,
अब तेजी से शाहजी की सेना में शामिल होने लगे। दिन ब दिन उनकी सेना बड़ी होती गई। फिर क्या था, कोंकण से लेकर अहमदनगर तक जो भी जमीनें कभी निजाम शाही की थीं, और दक्षिण में नीरा से लेकर चांदौर की पर्वत श्रृंखलाओं तक शाहजी ने एक के बाद एक वापस ले ली। अब उनकी नजरें टिकी थीं झुन्नर पर। वहां पर राज कर रहे थे श्रीनिवास राव, शाहजी के पुराने मित्र। लेकिन एक सच्चा शिल्पी जानता है, राज्य की नींव मित्रता से नहीं, निष्ठा से बनती है। शाहजी ने पहले मित्रवत रास्ता अपनाया। उन्होंने श्रीनिवास राव को कहा, आओ निजाम शाही के झंडे तले एक हों, स्वार्थ नहीं स्वराज का सपना देखो। पर श्रीनिवास राव स्वार्थ से अंधे हो चुके थे। उन्होंने शाहजी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शाहजी समझ गए, अब सच्ची राजनीति के लिए कठोर उपाय करने पड़ेंगे। उन्होंने एक कूटनीतिक योजना बनाई। उन्होंने श्रीनिवास राव को संदेश भेजा कि वे उनकी बेटी का विवाह संभाजी से करना चाहते हैं। साथ में दिया गया निमंत्रण, आइए हमारी हवेली में इस विवाह की बात तय करें। श्रीनिवास राव आए, लेकिन यह संधि नहीं, गिरफ्तारी थी। उन्हें बंदी बना लिया गया। झुन्नर, जीवधन, सौंडा, भोराग, जो भी दुर्ग उनके अधीन थे, एक एक कर शाहजी के अधीन आ गए। शाहजी ने अब युवा सुल्तान मुर्तजा को भीमगढ़ से झुन्नर ले जाकर राजधानी स्थापित कर दी। लेकिन उनके लिए ये अंत नहीं, शुरुआत थी। अब उनकी अगली चुनौती थी अफ्रीकी मूल के शक्तिशाली सरदार साया सैफ खान भिवंडी में और अंबर जंजीरा में। ये दोनों भी निजाम शाही की गिरावट का फायदा उठाकर स्वतंत्र शासक बन बैठे थे और आसपास के इलाकों में लूटपाट मचाए हुए थे। शाहजी ने अब ठान लिया था, राज्य पुनर्जीवित करना है तो हर छाया में छुपे हुए स्वार्थ को उखाड़ फेंकना होगा। जिसे मिटा हुआ समझा था वही अब चुनौती बनकर उठा। दिल्ली के सम्राट शाहजहां को जैसे ही यह समाचार मिला कि जिस निजाम शाही वंश को उसने मिटा दिया था वह फिर से जिंदा हो उठा है, और उस पुनरुत्थान का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि शाहजी भोसले है, तो उसके गर्व को गहरा आघात पहुंचा। शाहजी ने निजाम शाही के नाम पर एक एक किला, एक एक प्रांत फिर से अपने अधिकार में ले लिया था। उसका प्रताप और प्रभाव इतना बढ़ गया कि अब वह केवल एक सेनापति नहीं बल्कि एक राजनीतिक चाणक्य बन चुका था। सम्राट का पहला वार पड़ा पेरिंडा में। मुगल सेना और शाहजी की सेना में भीषण युद्ध हुआ। शाहजी को बीजापुर से रणदौला खान और मुरार पंत का साथ मिला और परिणाम, मुगल सेना पराजित हुई। यह अपमान सम्राट शाहजहां बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने आदेश दिया, खान दौरान और खान जमान एक विशाल सेना के साथ दक्कन भेजे जाए शाहजी को समाप्त करने के लिए। लेकिन ये सेनाएं भी शाहजी की रणनीति, गुरिल्ला युद्ध और मित्रों की एकता के आगे टिक नहीं पाईं। शाहजी ने एक बार फिर सिद्ध किया कि दिल से लड़ी गई लड़ाई ताज और ताकत से जीती नहीं जा सकती। अब दिल्ली के सम्राट की क्रोधाग्नि भड़क चुकी थी। उसने गुस्से से कहा, अब मैं स्वयं युद्ध भूमि में उतरूंगा, शाहजी को कुचल दूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो बीजापुर और गोलकोंडा के सल्तनतों को भी नष्ट कर दूंगा। और फिर शुरू हुआ एक नए तूफान का आगाज। मुगल सेना का विशाल सागर दक्कन की धरती की ओर बढ़ा, शाहजी को मिटाने के संकल्प के साथ। मुगल सम्राट शाहजहां ने जब देखा कि शाहजी ने न केवल निजाम शाही राज्य को फिर से स्थापित कर लिया है बल्कि बीजापुर की आदिल शाही से भी मजबूत गठबंधन कर लिया है, तो उसने सबसे पहला कदम यह उठाया कि वह इस गठबंधन को तोड़ दे। इसके लिए उसने एक दूत को बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के पास भेजा और धमकी भरे शब्दों में शर्तें रखीं। उसने मांग की कि बीजापुर को जो निजाम शाही के किले प्राप्त हुए हैं वे वापस कर दिए जाएं, प्रसिद्ध तोप पेरिंदा को भी वापस भेजा जाए और शाहजी को किसी भी प्रकार की सहायता देना तुरंत बंद कर दिया जाए। इसके बदले में सम्राट ने यह वादा किया कि वह बीजापुर को कोंकण का सारा वह क्षेत्र लौटा देगा जो कभी निजाम शाही के अधीन था, साथ ही शोलापुर का किला और उसका आसपास का इलाका भी बीजापुर को सौंप देगा। लेकिन यह प्रस्ताव कोई साधारण अनुरोध नहीं था, यह एक सीधा सीधा अल्टीमेटम था। अगर बीजापुर ने इन शर्तों को नहीं माना तो मुगल सेना आदिल शाही सल्तनत को जड़ से मिटा देगी। हालांकि बीजापुर दरबार में इस प्रस्ताव को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया।
खासकर रंदुल्ला खान और अन्य प्रभावशाली दरबारी शाहजी के साथ गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में थे। इस तरह शाहजहां की योजना असफल हो गई। अब सम्राट ने निश्चय किया कि वह खुद युद्ध छेड़ेगा और दोनों शक्तियों बीजापुर और शाहजी को एक साथ पराजित करेगा। उसने अपनी विशाल सेना को 4 हिस्सों में बांट दिया। इनमें से 2 टुकड़ियां शाहजी पर चढ़ाई करने के लिए भेजी गईं और बाकी 2 बीजापुर के विरुद्ध रवाना हुई। पहली टुकड़ी जो शाहजी के खिलाफ भेजी गई, उसकी कमान शाहिस्ता खान के हाथ में थी। उसे आदेश दिया गया था कि वह चांदौर, नासिक, संगमनेर और अन्य किलों और क्षेत्रों को जीत ले जो अभी भी शाहजी के अधीन थे। दूसरी टुकड़ी, जिसमें 20,000 घुड़सवार थे, खान जमान के अधीन थी। उसका काम था मैदान में शाहजी की सेनाओं से सीधा युद्ध करना, उन्हें पराजित करना और कोंकण के दुर्गों को जीतकर शाहजी की बची हुई सारी शक्ति को समाप्त कर देना। इस प्रकार एक ही समय में शाहजी को 2 अलग-अलग मोर्चों पर 2 बड़ी मुगल सेनाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके साहस में तनिक भी कमी नहीं आई। उन्होंने यह संकल्प पहले ही कर लिया था कि वह बिना डरे, बिना पीछे हटे पूरी ताकत से युद्ध करेंगे, और उन्होंने अपने इस संकल्प से अंत तक कोई समझौता नहीं किया। एक वीर योद्धा और कुशल सेनापति के रूप में उन्होंने अपनी संपूर्ण रणनीतिक बुद्धि का प्रदर्शन किया। उनकी तेज गति, युद्ध कौशल और अकाट्य सैन्य नीति की प्रशंसा उनके शत्रु भी करने लगे। उन्होंने मुगलों को हर मोर्चे पर छकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन समय के साथ उनकी विशाल संख्या का प्रभाव दिखने लगा और शाहजी को विभिन्न दिशाओं में पराजय का सामना करना पड़ा। मुगल सेना ने नासिक और चांदौर जिलों में स्थित शाहजी के 25 किलों पर कब्जा कर लिया। शोलापुर से लेकर बीदर तक का पूरा क्षेत्र उनके हाथों से निकल गया। कोंकण में उनके कई दुर्गों और चौकियों पर भी मुगलों ने अधिकार कर लिया। जब कोंकण से उन्हें पीछे हटना पड़ा तो शाहजी अहमदनगर की ओर बढ़े और वहां गुप्त ठिकानों में छिपकर रणनीति बनाने लगे। अब दोनों मुगल सेनाएं एकजुट होकर शाहजी पर धावा बोलने लगीं, किंतु शाहजी ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए युद्ध की रेखाओं के बीच से कुशलता से बच निकलने में सफलता प्राप्त की और चांभरगोंडे से लेकर बारामती तक के क्षेत्रों में पीछे हट गए। जब मुगल सेना उनका पीछा करती हुई वहां तक पहुंच गई तो शाहजी ने दिशा बदलकर कोल्हापुर और मिरज की ओर प्रस्थान किया। यहां उन्हें बीजापुर से नई सैन्य सहायता प्राप्त हुई। फिर से उत्साहित होकर उन्होंने पीछा कर रही मुगल सेना पर पलटवार किया। वे उनके शिविरों पर छापे मारने लगे और रसद आपूर्ति को बाधित करने लगे। अब मुगल सेना में न तो लड़ने की शक्ति बची थी और न ही शाहजी का पीछा करने की ऊर्जा। इस प्रकार शाहजी ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक बार फिर अपने शत्रुओं को थकाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब ये समाचार शाहजहां तक पहुंचे तो उसने खान जमान को आदेश दिया कि अब वह शाहजी का पीछा करना छोड़ दे, क्योंकि इस अभियान में मुगल सेना को भारी हानि उठानी पड़ रही थी। उसे निर्देश दिया गया कि अब अपने बलों को बीजापुर राज्य पर केंद्रित करे, क्योंकि यदि वह राज्य गिरता है तो शाहजी को दबाना कोई कठिन कार्य नहीं रहेगा। सम्राट के इन आदेशों के अनुसार 3 मुगल सेनापतियों ने बीजापुर की सीमाओं पर चढ़ाई कर दी और चारों ओर भयानक तबाही मचाई। कई किले और नगर मुगलों के अधीन हो गए और हजारों नागरिक बंदी बनाकर दासत्व में बेच दिए गए। मुगल सेना का एक विशाल दल सीधे बीजापुर की राजधानी की ओर बढ़ा। सुल्तान आदिल शाह घबराहट में आ गया। उसके पास प्रतिरोध की शक्ति नहीं बची थी, इसलिए उसने मुगल दरबार से संधि की बातचीत शुरू कर दी। शीघ्र ही दोनों पक्षों के बीच एक संधि हो गई, जो बीजापुर के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल रही। इस संधि के अनुसार आदिल शाही सल्तनत को परिंदा और शोलापुर के किले तथा इन दोनों के बीच का प्रदेश अपने अधिकार में रखने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त सुल्तान को बीदर, कल्याणी और नलदुर्ग जैसे पूर्वी क्षेत्रों पर भी शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मलिक ए मैदान नामक वह प्रसिद्ध तोप जिसके लिए युद्ध से पूर्व मांग की गई थी, वह भी सुल्तान के पास रहने दी गई। कोंकण का वह भाग जो पूर्व में निजाम शाही के अधीन था, उसे भी अब आदिल शाही सल्तनत को सौंप दिया गया। इसके साथ ही भीमा और नीरा नदियों से सिंचित भूमि से लेकर चाकण के किले तक का इलाका भी
बीजापुर को दे दिया गया। इसके बदले में आदिल शाही सुल्तान को मुगल सम्राट को हर वर्ष 12 लाख होना स्वर्ण मुद्राएं वार्षिक कर के रूप में चुकाना था। इस संधि की शर्तों के अनुसार राजा शाहजी को माफी तभी दी जा सकती थी जब वह अपने सभी किले, तोपखाने और हथियारों को समर्पित कर दे। यदि वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें बीजापुर राज्य की सीमाओं में कहीं भी शरण नहीं दी जाएगी और उन्हें न केवल मुगल साम्राज्य का बल्कि बीजापुर राज्य का भी शत्रु माना जाएगा। बीजापुर राज्य ने एक संधि के माध्यम से मुगल साम्राज्य के साथ अपने संकटों से मुक्ति पा ली। इस संधि के परिणाम स्वरूप शाहजी महाराज एक महत्वपूर्ण सहयोगी से वंचित हो गए और पूरी तरह से अकेले पड़ गए। परिस्थितियों के इस अचानक परिवर्तन से वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने हार मानने के बजाय दृढ़ निश्चय के साथ शत्रु से संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। बीजापुर के साथ हुई संधि के कारण अब शाहजहां की सेनाएं स्वतंत्र हो गई थीं और उनका रुख शाहजी महाराज की ओर केंद्रित हो गया। ये सेनाएं उनके हर कदम का पीछा करने लगीं। शाहजी महाराज ने स्थिति को भांपते हुए कोंकण प्रदेश की ओर प्रस्थान किया और अपने शेष किलों को दीर्घकालीन युद्ध के लिए तैयार कर लिया। शीघ्र ही मुगल सेनाएं कोंकण में उतर आईं और एक एक कर पहाड़ी किलों पर अधिकार करने लगीं। बीजापुर से रणदुल्ला खान के नेतृत्व में एक टुकड़ी भी मुगलों के साथ सहयोग कर रही थी। शाहजी महाराज अत्यंत कठिन परिस्थिति में आ गए, जिससे निकलने का कोई उपाय शेष नहीं रह गया सिवाय समर्पण के। यह उत्तर प्राप्त होने के बाद शाहजी महाराज ने शांति स्थापित करने हेतु वह कठपुतली सुल्तान सम्राट को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मोहल्ली में निजाम शाही सिंहासन पर बैठाया था। इसके पश्चात वे अपने अनुयायियों सहित बीजापुर चले गए।